हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धर्मपुर कहकर एक गांव में देवधर नामक एक गरीब आदमी अपनी बीवी शीला और दो छोटे बेटा बेटी इशू और गोलू के साथ रहता था। देवधर के गांव में ही एक छोटा पिज्जा शॉप था जिसमें वो तरह तरह के पिज्जा बनाकर बेचा करता था। उसके हाथ के पिज्जा खाकर गांव वाले उसकी जम के तारीफ करते थे। अरे वाह देवधर भाई, यह पिज्जा बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे खाकर तो मजा ही आ गया। ऊपर से ये नया फ्लेवर, ओहो, ये तुमने इन्वेंट किया है ना, ये एकदम लाजवाब है भाई। हाँ देवधर भाई, तुम्हारे नए नए तरह के पिज्जा फ्लेवर कॉम्बिनेशंस बहुत ही मजेदार और लजीज होते हैं, जिन्हें खाकर व्यक्ति दीवाना ही हो जाए। धन्यवाद भाई। देवधर का पिज्जा शॉप पूरे गांव में मशहूर था क्योंकि वो इकलौता पिज्जा शॉप था, वरना गांव वालों को गांव से बाहर शहर में जाकर ही पिज्जा खाना पड़ता था। लेकिन देवधर के कारण पूरा गांव उसी के यहाँ पिज्जा खाने आया करता था। देवधर रोज सुबह 6 बजे उठकर अपना पिज्जा शॉप खोलता था। वो रात में जो बचा हुआ पिज्जा था उसे गरीबों में और अपने आस पड़ोस में बांट दिया करता था। अरे वाह देवधर बेटा, आज इतना सारा पिज्जा बच गया। हाँ काका, वो क्या है ना, मैं अपने ग्राहकों को एकदम स्वच्छ और सेहतमंद फ्रेश पिज्जा ही बेचता हूँ, इसलिए आज का पिज्जा मैं आज ही खत्म कर देता हूँ। अरे सच में तुम्हारा पड़ोसी होना मतलब बड़े ही फायदे की बात है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है काका। देवधर अपने घर जाकर बच्चों के साथ खाना खाता है और वो उनके साथ खेलने के बाद सो जाता है। देवधर की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक से उसके पिज्जा शॉप का ओवन ब्लास्ट हो जाता है और तभी देवधर बहुत घबरा जाता है। देवधर की आंखों के सामने उसका पिज्जा शॉप जल रहा था, जिसे देखकर वो फूट फूट कर रो रहा था। नहीं, मेरा पिज्जा शॉप, ये नहीं होना चाहिए था। अब मैं क्या करूंगा भगवान जी। देवधर बेचारा बहुत दुखी हो चुका था। उसने हाल ही में अपनी बहन सुनीता की शादी के लिए एक दोस्त से लाख रुपए लिए थे जो उसे चुकाने थे, लेकिन अब उसके पास उसका पिज्जा शॉप ही नहीं था, तो अब वो कैसे अपने दोस्त को उसके पैसे चुकाता। देवधर के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। शीला, जब तक मुझे नई नौकरी नहीं मिल जाती, तुम घर खर्च जरा ठीक से संभालो, ज्यादा पैसे वेस्ट मत करो। एक तो पहले ही हम पर इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। सत्यम से जो पैसे लिए थे, अब उन्हें मैं कैसे चुका पाऊंगा। मेरा पिज्जा शॉप था, तब तक तो सब ठीक था, लेकिन अब मैं कैसे संभालूंगा सब कुछ। मुझे तो बहुत ही चिंता सता रही है शीला। पापा, अगर पिज्जा शॉप नहीं रही तो क्या हुआ? आप कहीं और पिज्जा बेचो, जैसे कि किसी स्टॉल को लगाकर या ठेला लगाकर। हाँ पापा, आजकल तो लोग वाहनों को ढाबे का रूप देकर उसमें खाना बेचते हैं। हाँ जी, ईश्वर गोलू ने एकदम बढ़िया सुझाव दिया है। और रही बात अवन की, तो आप अवन की जगह कढ़ाई में पिज्ज़ा बना दीजिए। पिज्ज़ा अवन में पके या कढ़ाई में, स्वाद तो उसका वैसा ही होगा ना जैसा पहले था, और पूरा गांव आपके पिज्ज़ा के स्वाद का फैन है। अरे वाह बच्चों, शीला, तुम लोगों ने तो मुझे बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। सुनीता की शादी के लिए जो पैसे लिए थे वो मैं सत्यम को ठीक से लौटा भी दूंगा अब। थैंक यू बच्चों, इतनी छोटी सी उम्र में कितने होशियार हो गए हैं मेरे ईशू और गोलू। You're most welcome, पापा। क्या कम है शीला? ये लोग क्या कह रहे हैं, क्या कम है? क्या काम नहीं, ये लोग वेलकम कह रहे हैं, वेलकम। ओह अच्छा, अब जली मेरे दिमाग की ट्यूबलाइट। क्या पापा, आप भी? देवधर अब गांव में एक छोटा सा ठेला लगाकर कढ़ाई पर पिज्जा बेचने लगता है। उसका कढ़ाई पिज्जा खाने के लिए पहले से भी ज्यादा की तादाद में ग्राहक आने लगते हैं। अरे वाह 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 भाई वाह, कमाल और धमाल का पिज्जा है ये तो। इसका स्वाद तो पहले के पिज्जा से भी और ज्यादा स्वादिष्ट है। जीवन का असली मजा तो देवधर का पिज्जा खाने में ही है भाइयों और बहनों। देवधर का पिज्जा ठेला बहुत अच्छे से चलने लगता है। लोग उसके ठेले पर आकर उसके पिज्जा बनाते वक्त वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। देवधर के पिज्जा ठेला वीडियोस बहुत वायरल होने लगते हैं और वो और ज्यादा सफल होने लगता है। गांव में डाकू रंजू सिंह का तहलका था। वो अपने आदमियों के साथ बाजार में आकर सभी गरीबों का नुकसान करता था।
एक दिन वो गांव में आता है और हर किसी के ठेले का सामान लूटकर तोड़फोड़ करता है। रंजू सिंह देवधर के ठेले को भी तोड़ता है और उसके सारे पैसे चुराता है। नहीं नहीं, मेरे पैसे लौटा दीजिए। अबे चुप, एक लप्पड़ लगाऊंगा ना, धरती के उस पार जा गिरेगा, बाबूचक कहीं का लंगूर। रंजू सिंह देवधर का बहुत नुकसान करके चला जाता है। बेचारे देवधर का ठेला भी अब बर्बाद हो चुका था। पहले पिज्जा शॉप और अब ये ठेला, न जाने और कितने दुख लिखे हैं मेरी किस्मत में। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जी आप धैर्य और हिम्मत रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना आप। कैसे शीला, कैसे? फिर से मैं उसी मुसीबत के अंधेरे में आ गया हूँ जहां मैं पहले था। देवधर बहुत निराश हो चुका था। उसका दोस्त सत्यम उसके पास आता है और पैसे मांगता है। तभी देवधर उसे आधे पैसे ही देता है। ये क्या बात हुई देवधर? जब तूने मुझसे पैसे मांगे थे तब मैंने तुझे तुरंत सारे पैसे दे दिए थे ना, तो अब तू मुझे आधे पैसे क्यों दे रहा है? सत्यम, मेरी व्यथा समझने की कोशिश कर। मैं बहुत परेशानी में हूं मेरे भाई। तू ये पैसे अभी फिलहाल रख ले, मैं पक्का तुझे तेरे बाकी के पैसे लौटा दूंगा कुछ ही महीनों में। ठीक है, तेरे बीवी बच्चे हैं इसलिए मैं तुझे एक और मोहलत दे रहा हूं, लेकिन इसके बाद और कोई मोहलत नहीं। मुझे मेरे पैसे दे देना तभी। हाँ हाँ, पक्का पक्का। सत्यम वहां से चला जाता है। देवधर अपने दोस्त उदित के साथ कई सारी जगहों पर नौकरी ढूंढने जाता है। वो दोनों लगभग एक हफ्ते नौकरियां ही ढूंढते रहते हैं, लेकिन इतना ढूंढने के बाद भी उन्हें कहीं पर नौकरी नहीं मिलती। फिर एक दिन पड़ोस के चंसू चाचा आकर देवधर से, अरे देवधर बिटवा, तुझसे मिलने कोई सेठ आए हैं शहर से। कब से तेरा पता पूछ रहा था सभी से। उसने कहा है कि एक बार तू आ जाए तो शाम को बाजार के पीछे वाले होटल में मिलने आए। वो वहीं रुका है तेरा इंतजार करते हुए। और हाँ, उसने तेरे हाथ का बना कढ़ाई पिज्जा भी साथ में लेते आने को कहा है। सेठ आदमी? अब ये कौन है देवधर? पता नहीं उदित, लगता है कोई अनजान व्यक्ति है। खैर, अगर उसने मुझे बुलाया है तो ले चलते हैं उसके लिए कढ़ाई पिज्जा बनाकर। देवधर अपने हाथों से कढ़ाई पिज्जा बनाता है और वो उसे उस सेठ आदमी के पास ले जाता है। उस आदमी का नाम रूपम सिसोदिया होता है। हेलो देवधर, तो तुम फाइनली आ ही गए। वाह, ये पिज्जा बहुत ही यमी है। यू नो व्हाट, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका लेकर आया हूं। शहर का सबसे बड़ा पिज्जा ब्रांड तुम्हें हायर करना चाहता है। तुम्हारा पिज्जा टेस्टी की पॉपुलैरिटी देख हम चाहते हैं कि तुम हमारे शॉप में भी पिज्जा बनाओ। क्या तुम हमारे साथ काम करने के लिए रेडी हो? मैं हाँ बिल्कुल। देवधर अब उस शहर के पिज्जा शॉप के आउटलेट्स के ओनर के साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है। वो वहाँ पिज्जा बनाकर बहुत पैसे कमा लेता है। सबसे पहले वो सत्यम के पैसे चुका देता है और उसके बाद वो भी शहर में अपना एक बड़ा पिज्जा शॉप खोलता है और इस तरह उसकी खूब तरक्की होती है। एक गांव में सौरभ अपनी बीवी पाखी के साथ रहा करता था। पाखी के ससुराल में उसकी सास लीला, ससुर वीरेंद्र, बापूजी गोपीचंद, ननद डिम्पल और नंदोई भावेश रहते थे। भावेश का कोई अपना नहीं होता और इसीलिए वो अपनी बीवी के मायके में ही रहता था। पाखी ने बहुत मेहनत करके अपना रेस्टोरेंट खोला होता है जिसका नाम कृष्णा होता है। उसकी ओपनिंग होती है और रेस्टोरेंट शुरुआत से ही अच्छी कमाई हो रही थी। जहां पाखी के रेस्टोरेंट से सौरभ और गोपीचंद बहुत खुश थे, वहीं उसके सास ससुर वीरेंद्र, लीला और ननद नंदोई डिम्पल भावेश बहुत जल रहे थे। माँ जी, पापा जी, आप लोग क्यों नहीं आए रेस्टोरेंट को देखने अब तक? अभी तो एक हफ्ता हो भी गया है। डिम्पल दीदी, नंदोई जी, आप दोनों भी नहीं आए। हम क्यों आए तुम्हारे रेस्टोरेंट में? कोई ताजमहल नहीं बनाया है तुमने, सिर्फ एक मामूली सा रेस्टोरेंट ही तो खोला है, इसीलिए ज्यादा उड़ो मत। और वैसे भी बापूजी ने आकर तेरे रेस्टोरेंट को आशीर्वाद दे दिया है ना, तो अब हमारी क्या जरूरत। तू उड़, बस उड़ती रह। यहाँ तेरे ससुराल में आग लग जाए तो भी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लीला बहू, शांति रखो। पाखी, चलो हम बाजार से रेस्टोरेंट के लिए लगने वाला सारा सामान ले आते हैं।
सौरभ और पाखी वहां से चले जाते हैं। मेरे सौरभ को तो इसने जोरू का गुलाम ही समझ रखा है। जब देखो तब उसका ही काम करता रहता है, खुद का काम धाम बाजू में रखकर। हाँ। लीला, वीरेंद्र, डिम्पल और भावेश ये चारों भी स्वभाव से बहुत खड़ूस और जल कुकड़े किस्म के लोग होते हैं। एक दिन प्लेन क्रैश में सौरभ की मौत हो जाती है, जिसके बाद बेचारी पाखी विधवा हो जाती है। तभी घर पर कदम रखते ही लीला हाथ में कैंची लेकर खड़ी होती है और डिम्पल के हाथ में सफेद साड़ी होती है। जरूर इस लड़की की कुंडली में कोई दोष होगा, जिसके कारण हमारे सौरभ की मौत हो गई है। अब जब यह विधवा हो ही गई है तो इसे हर वो रस्म करनी होगी जो एक विधवा करती है, अपने मृत पति के आत्मा की शांति के लिए। हाँ, और अगर तुमने वो सब नहीं किया तो तुम्हें स्वयं भगवान भी माफ नहीं करेगा। चल चल, जल्दी से ये सफेद वस्त्र पहन ले और उसके बाद तेरा सिर मुंडवाना होगा। तू गंजी होकर दर दर भटक कर भिक्षा मांगेगी और आश्रम जाकर रहेगी। तुझे अपना रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ छोड़ना होगा। ये सब सुनकर पाखी हैरान हो जाती है। क्या? ये आप लोग क्या कह रहे हैं? लीला, ये सब दकियानूसी बातें हैं। पाखी बहू ये सब नहीं करेगी। बाबूजी, आप तो चुप ही रहिए। ओ हीरोइन, ये ले जल्दी से ये सफेद साड़ी पहन ले। नहीं, मैं ये सफेद साड़ी नहीं पहनूंगी और ना ही अपने बाल मुंडवाकर दर दर भटक कर भीख मांगूंगी। मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और अपनी मेहनत से कमा सकती हूँ, तो मैं लोगों से भीख क्यों मांगू? जब पत्नी जाने के बाद एक पति खुलेआम अपने उसूलों से जी सकता है, तो एक पत्नी क्यों नहीं जी सकती? ये सब करने से सौरभ वापस आने वाले हैं क्या? नहीं ना, तो फिर क्यों आप लोग मेरे पीछे पड़े हैं? पाखी उस सफेद साड़ी को जलते हुए अलाव में फेंकती है। मैं एक विधवा हूं, लेकिन मैं ये सारी रस्में नहीं करूंगी। पाखी! बिल्कुल सही कह रही है पाखी। लीला बहू, अब जमाना बदल गया है। जमाने के साथ अपनी सोच को भी बदलो ना जरा। बाबूजी, लेकिन पाखी अब एक विधवा बन चुकी है। उसके लिए साज श्रृंगार ये सब करना पाप है। उसकी जिंदगी अब बेरंग हो चुकी है। किसने तय किया ये? किसने तय किया ये कि मेरी जिंदगी बेरंग हो चुकी है? मैं अपनी जिंदगी से रंगों को कभी अलग नहीं होने दूंगी और हमेशा अपने पति की आत्मा की शांति के लिए पूजा करती रहूंगी। आप लोग कोई नहीं होते हो मुझ पर इन रस्मों के नाम पर अत्याचार करने वाले। समझ गए आप? बहुत कैंची की तरह जुबान चलने लगी है ना इसकी। निकल, तू अभी निकल यहाँ से, निकल। हाँ हाँ, निकाल दे इस पनौती विधवा को। लीला और डिम्पल दोनों पाखी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं और गोपीचंद भी उन्हें रोक नहीं पाता। जैसे ही पाखी घर से बाहर निकलती है, तभी मंदिर का दिया अचानक से बुझ जाता है और पूरे घर की लाइट चली जाती है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। हे भगवान, ये अंधेरा! ये तो केवल शुरुआत है लीला बहू। घर के लक्ष्मी को नाराज करके घर से बाहर निकालोगी तो उजाला अंधेरे में बदलेगा ही ना। सच कहूं तो पाखी पनौती नहीं थी, बल्कि उसके जाने के बाद अब इस घर में पनौती आई है। पाखी अपने मायके जाकर अपनी माँ सुलोचना के साथ रहने लगती है। वो अपने रेस्टोरेंट के काम पर फोकस करती है और सौरभ की आत्मा को शांति मिले इसीलिए रोज उसके लिए प्रार्थना करती है। गोपीचंद पाखी के मायके में आकर उससे मिलता है। पाखी की बढ़ती तरक्की देखकर उसके सास ससुर और ननद नंदोई और भी ज्यादा जलने लगते हैं। इसीलिए वो चारों एक षड्यंत्र रचते हैं। भावेश और वीरेंद्र रात के अंधेरे में जाकर पाखी के रेस्टोरेंट के इर्द गिर्द रॉकेल डालकर वहां आग लगाते हैं और अगली सुबह जब पाखी अपने रेस्टोरेंट के पास पहुंचती है, तभी उसका रेस्टोरेंट पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। पाखी बुरी तरह टूट जाती है। संभाल अपने आप को बिटिया, बस 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 बिटिया। माँ, मेरा रेस्टोरेंट इतनी मेहनत से मैंने जिसे बनाया था वो एक पल में जलकर राख हो गया। पाखी का रो रोकर बुरा हाल हो चुका था। वहीं उसके ससुराल में वीरेंद्र, लीला, डिम्पल, भावेश बहुत खुश होते हैं और गोपीचंद उन्हें खुशियां मनाते हुए देख लेता है और समझ जाता है कि ये सब उन्होंने ही किया है। वो पाखी के मायके में जाता है। पाखी, तुम चिंता मत करो। मेरे चचेरे भाई का बांस का खेत है। तुम उसमें से बांस तोड़कर उसका व्यापार करो, उसी से तुम्हारी कमाई भी हो जाएगी। लेकिन बापूजी। नहीं पाखी, मना मत करना।
पाखी गोपीचंद के साथ उस खेत के पास जाती है जहाँ पर वो कई सारे बांस देखती है और उसे उन्हें देखकर एक सुझाव आता है। अरे वाह बापूजी, मुझे इन बांस को देखकर एक बहुत ही बढ़िया सुझाव आया है। क्यों ना मैं एक बांस का रेस्टोरेंट बनाऊं? वैसे भी आजकल बांस का व्यापार बहुत मुश्किल से होता है। हाँ पाखी, ये तो बहुत ही बढ़िया सुझाव है। तुम बांस का रेस्टोरेंट बनाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही है बेटा। पाखी बांस की लकड़ियों से बांस का रेस्टोरेंट बनाती है और उसका बांस का रेस्टोरेंट कुछ ही दिनों में अच्छे से चल पड़ता है। वो खूब पैसे कमाने लगती है, लेकिन वहाँ उसके ससुराल वालों पर आर्थिक समस्या आ जाती है, जिसके कारण उनके खाने के लाले पड़ जाते हैं। माँ, बहुत दिन हो गए हैं, बापूजी आए ही नहीं। क्यों ना मैं ही वहाँ जाकर उनसे मिल लूं? हाँ बिटिया, जा। पाखी जब अपने ससुराल में जाती है तभी उस घर का मालिक उन सभी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल रहा होता है। तभी उन सभी को पाखी नीचे गिरने से बचा लेती है। ये क्या बदतमीजी है? घर मालिक हो, भगवान नहीं। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। पहले अपने ससुराल वालों को देख लो, पिछले 2 महीने से घर का किराया नहीं दिया है। वो भावेश और मेरी नौकरी छूट गई है और घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है पाखी बहू। तो फिर आप मुझे कह देते ना पापा जी। बापूजी, आप भी नहीं आए मेरे पास। वो बेटा, मैंने सोचा कि तू अपने काम में व्यस्त होगी, इसलिए तुझे क्यों परेशान करना। आप लोग मेरे अपने हो और अपनों के लिए मैं आंधी तूफान में भी आऊंगी। पाखी वो घर खाली करवाकर अपने ससुराल वालों को एक नए घर में रहने के लिए भेज देती है और वो उन सभी को संभालने लगती है। ये देख वीरेंद्र, लीला, डिम्पल और भावेश को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो चारों पाखी से माफी मांगते हैं, जिसके बाद पूरा परिवार एक साथ खुशी से रहने लगता है। निकुंजपुर कहकर एक गांव में स्वाति और ऋतु दोनों अपने बूढ़े गरीब पिता मनमोहन के साथ रहती थीं। मनमोहन मजदूरी करता था और स्वाति और ऋतु अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहे थे। मनमोहन की बीवी सुगंधा की मृत्यु हो चुकी थी और अब उसके पास अपनी दोनों बेटियों के अलावा और किसी का सहारा नहीं था। मनमोहन ने अपनी दोनों बेटियों के कॉलेज की फीस के लिए एक साहूकार से पैसे उधार लिए थे, जिसका नाम पृथ्वी था। एक दिन की बात है। पापा ये लो फ्रूट चाट, आपके लिए बनाया है हम दोनों ने। चेक कर बताइए पापा, कैसा बना है? अरे वाह, ये फ्रूट चाट तो बहुत ही लाजवाब है स्वाति और ऋतु बिटिया। मन खुश हो गया और पेट तृप्त। उतने में वहां पर पृथ्वी के आदमी आते हैं और वो मनमोहन को चेतावनी देकर जाते हैं। देख ओए चपड़गंजू, ये मोहलत तेरी आखिरी मोहलत है। अगर आने वाले 1 महीने के अंदर तूने सेठ के पैसे नहीं चुकाए तो तुझे सेठ जो सजा देंगे उसे स्वीकारना होगा। समझ गया ना तू? जी, मैं वादा करता हूं कि मैं 1 महीने के अंदर पृथ्वी सेठ के पैसे लौटा दूंगा, पक्का। आदमी चले जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद मनमोहन बहुत चिंताग्रस्त हो जाता है और सर पकड़कर ही बैठ जाता है। पता नहीं अब क्या होगा, कैसे इकट्ठा करूंगा मैं सारे पैसे, वो भी केवल 1 महीने के अंदर। भगवान जी, आप ही कोई रास्ता दिखाइए अभी। मनमोहन अब कंस्ट्रक्शन साइट पर ओवरटाइम काम करने लगता है ताकि उसे एक्स्ट्रा पैसे मिल सकें। लेकिन 1 महीना यूं ही गुजर जाता है और मनमोहन पैसे जोड़ ही नहीं पाता, जिस कारण उसे आधे पैसे लेकर ही पृथ्वी के पास जाना पड़ता है। मुझे माफ कर दीजिए पृथ्वी सेठ, मैंने पूरी कोशिश की लेकिन पैसे ही नहीं जोड़ पाया। अब मैं ठहरा एक गरीब मजदूर, मैं जोड़ जोड़ कर भी कितने पैसे जोड़ पाऊंगा 1 महीने में। मुझे मेरी दोनों जवान बेटियों को भी देखना है। वो सब मुझे मत पता। अगर तू पैसे नहीं दे सकता तो तुझे सजा के लिए तैयार रहना होगा और इस सजा से तेरा सारा कर्ज माफ हो जाएगा। तुझे बस अपनी दोनों बेटियों की शादी मुझसे और मेरे भाई भानु से करनी होगी। बस छोटा सा सौदा है। तेरी बेटियों को हम दोनों भाई किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे। क्यों भानु? बिल्कुल बिल्कुल। पृथ्वी की ये बात सुनकर मनमोहन चौंक जाता है। ये आप क्या कह रहे हैं पृथ्वी सेठ? मेरी दोनों बेटियां अभी जवान हैं और दोनों अभी पढ़ रही हैं। आप दोनों उनसे 15 से 20 साल बड़े हैं और मैं अपनी बेटियों की शादी आप दोनों से कैसे करूं? अगर शादी नहीं कर सकता तो हमें अपने पैसे लौटा दे, वरना तुझे ना चाहते हुए भी हम तेरी बेटियों से शादी करके ही रहेंगे।
और अगर तुमने ऐसा नहीं होने दिया तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। पृथ्वी और भानु बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उनके आदमी ऋतु और स्वाति को अगवा कर लेते हैं और जबरदस्ती उनसे शादी करते हैं। बेचारा मनमोहन रोते हुए अपनी बेटियों को भानु और पृथ्वी से शादी करते हुए देखता है। ऋतु और स्वाति भी खूब रोते हैं। मनमोहन तो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके हाथों में कुछ भी नहीं था। विवाह संपन्न हुआ। चलो ऋतु, अब से तुम मेरी बीवी हो। भानु और पृथ्वी ऋतु और स्वाति के हाथ पकड़कर उन्हें खींचते हुए घर के अंदर ले जाते हैं और बेबस मनमोहन ये सब देखकर कुछ नहीं कर पाता। छोड़ दो हमें, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? भगवान के लिए हमें जाने दो। हमने अपने पापा के पास जाना है, पढ़ना है। अरे चुप, पनौती की तरह बस रोई जा रही हो। छोटी बच्ची नहीं हो तुम दोनों, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। चलो अब पूरे घर की सफाई कर दो, फिर रात में तुम दोनों को हमारे मनोरंजन के लिए नृत्य करना होगा और कमरे में हमें खुश भी करना होगा। भानु और पृथ्वी दोनों ऋतु और स्वाति पर खूब अत्याचार करते हैं और उनका जीना दुश्वार हो जाता है। वहीं कुछ दिनों बाद मनमोहन को हार्ट अटैक आता है और वो परलोक सिधार जाता है, जिसके बाद ऋतु और स्वाति और बुरी तरह टूट जाते हैं। कम से कम हमें अपने पिता को एक आखिरी बार देखने तो जाने दो। इतने कैसे कठोर दिल हो सकते हो आप दोनों? हम आप दोनों से विनती करते हैं, हमें जाने दो। नहीं, हरगिज नहीं, तुम दोनों बहनें वहां नहीं जाओगी। और अगर एक और बार तुम दोनों ने वहां जाने की जिद की ना तो हम दोनों तुम्हारा मार मार कर वो हाल करेंगे जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। पृथ्वी और भानु की ये चेतावनी सुनकर स्वाति और ऋतु घबरा जाते हैं और बदकिस्मती से उन्हें अपने पिता को आखिरी बार देखने का मौका भी नहीं मिलता। दिन ब दिन भानु और पृथ्वी उन दोनों पर बहुत अत्याचार करने लगते हैं और इसीलिए स्वाति और ऋतु दोनों वहां से भागने की योजना बनाने लगते हैं। वो दोनों एक रात उस घर के पीछे की खिड़की से भाग जाते हैं और भागने के बाद वो बस स्टेशन जाते हैं, जहां से दूसरे गांव जाने वाली बस में बैठकर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। जब बस शुरू होती है तभी वो दोनों चैन की सांस लेते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बरसों बाद खुली हवा में सांस ली है मैंने। स्वाति, अब हम दोनों क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? ये तो निर्मलपुर जाने वाली बस है, लेकिन वहाँ है क्या हमारा? ऋतु, मुझे नहीं पता कि हम वहाँ जाकर क्या करेंगे, लेकिन हमें बस अपने जीवन की नई शुरुआत करनी है। पहले ही बहुत कुछ खो चुके हैं हम, अब और नहीं। पापा का सपना था कि हम दोनों पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करें और हमें जॉब करके पैसे कमाने होंगे और पढ़ना होगा, जिससे पापा का सपना पूरा होगा और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ऋतु और स्वाति निर्मलपुर पहुंचकर काम ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे कमाकर अपना गुजारा भी करना था और साथ ही पढ़ाई भी करनी थी। लेकिन 2 दिन तक निरंतर ढूंढने के बाद भी उन्हें कहीं पर काम नहीं मिलता। उन्हें भूख लगती है और तभी वो सड़क पर कई सारे ठेले देखते हैं, जहां तरह तरह के खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे थे। उन्हें देखकर ऋतु को ख्याल आता है, स्वाति, क्यों ना हम भी ऐसा ही कोई ठेला लगाएं? देख तो, यहाँ के सभी ठेलों पर ग्राहकों की कितनी भीड़ लगी हुई है। हाँ ऋतु, मेरे दिमाग में भी अभी यही विचार आ रहा था। लेकिन हम बेचेंगे क्या? यहाँ तो लगभग हर एक प्रकार के पकवान मिल रहे हैं। हमें कुछ हटके बेचना होगा। अरे पगली, भूल गई क्या? हम बहनों के हाथ का फ्रूट चाट खाकर सभी उस पर लट्टू हो जाते हैं। हम फ्रूट चाट ठेला लगाएंगे और फ्रूट चाट बेचेंगे, वो भी अलग अलग प्रकार के। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ऋतु और स्वाति के पास जितने थोड़े बहुत पैसे थे उनसे वो ठेला और बाकी का थोड़ा बहुत सामान खरीद लेते हैं और फ्रूट चाट बेचने लगते हैं। फ्रूट चाट ले लो, फ्रूट चाट 10 रुपए प्लेट, 10 रुपए प्लेट। ऐसा फ्रूट चाट आपने अपनी जिंदगी में कभी खाया नहीं होगा। फ्रूट चाट ले लो, फ्रूट चाट, स्वादिष्ट और मजेदार फ्रूट चाट। अरे वाह, क्या स्वाद है। आहा, मजा ही आ गया। देखने में तो बहुत ही बढ़िया और लजीज लग रहा है। मुझे भी एक प्लेट दे दो ये फ्रूट चाट। जी भैया, अभी देती हूँ। और इस तरह से ऋतु और स्वाति का फ्रूट चाट ठेला 1-2 हफ्तों में बहुत मशहूर हो जाता है और इस तरह से उनके ठेले पर ग्राहकों की लंबी लंबी लाइनें लगने लगती हैं। भानु और पृथ्वी ऋतु और स्वाति को ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं और वो हार मान कर चुप हो जाते हैं।
वहीं स्वाति और ऋतु फ्रूट चाट बेचकर ढेर सारे पैसे जोड़ते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करके अच्छी पोस्ट वाली नौकरी करते हैं और जीवन में खूब आगे जाते हैं। धारणपुर कहकर एक गांव में एक छोटी सी कुल्फी शॉप थी जिसका मालिक सुधीर था। सुधीर एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी था। वो रोज सुबह अंधेरा होने से पहले ही उठता और बढ़िया सी तरह तरह की फ्लेवर वाली कुल्फी बनाता था और उन्हें अपनी दुकान में ले जाता। कुल्फी ले लो, कुल्फी ताजी ताजी ठंडी ठंडी फ्रेश फ्रेश कुल्फी, एक बार खाओगे तो दीवाने हो जाओगे। कुल्फी ले लो, कुल्फी कुल्फी ले लो, कुल्फी गर्मियों से पाओ राहत कुल्फी खाकर, कुल्फी ले लो कुल्फी। गर्मियों की छुट्टियों में सुधीर के कुल्फियों की बहुत अच्छी बिक्री होती। सभी बच्चे उसकी कुल्फी शॉप पर दौड़ कर आते और इकट्ठा हो जाते। अंकल अंकल, मुझे 2 मलाई कुल्फी और मुझे केसर पिस्ता कुल्फी। अंकल पहले मैं आया तो मुझे दो ना, 3 मैंगो कुल्फी, जल्दी दो अंकल। अरे बच्चों, एक मिनट, सभी को अपनी अपनी पसंदीदा कुल्फी मिलेगी, लेकिन बारी बारी। ये लो बेटा तुम्हारी मलाई कुल्फी, तुम्हारी केसर पिस्ता कुल्फी, और ये रही तुम्हारी मैंगो कुल्फी। खुश? ये ये ये। कुछ सालों पहले एक एक्सीडेंट में सुधीर ने अपनी बीवी रमा और 6 साल के बेटे अंशु को खो दिया था। इसीलिए उसे बच्चों से कुछ ज्यादा ही लगाव था। उसे कुल्फी बेचकर बहुत अच्छा महसूस होता। यार सुधीर, सच में तुम्हारी शॉप की कुल्फी की बात ही कुछ और है यार। मतलब इतनी स्वादिष्ट, इतनी फ्रेश कैसे बना लेते हो? और रोज रोज ये कुल्फी बनाकर और बेच बेच कर तुम ऊब नहीं जाते क्या? नहीं भाई, क्योंकि मैं ये कुल्फी का व्यापार अपने पेट को पालने के साथ साथ बच्चों के चेहरे पर खिलती हुई मुस्कान की खातिर भी करता हूं। जब वो कुल्फी खरीदने आते हैं और जब वो कुल्फी उनके हाथ में आ जाती है, तब मानो उन्हें दुनिया की सारी खुशियां मिल जाती हैं। और उसी वक्त उनके चेहरे की वो मुस्कुराहट देखकर ही मेरा कुल्फी बेचना सार्थक हो जाता है। अरे वाह वाह, बहुत ही अच्छे विचार हैं भाई तुम्हारे। एक दिन गांव में 2 कुल्फी बेचने वाली बहनें आती हैं जिनके नाम चमन और सुमन होते हैं। वो दोनों एक डिब्बे में कुल्फियां भर के बेचती। चमन घंटा बजाती तो वहीं सुमन जोरों से चिल्लाते रहती, कुल्फी ले लो भाई कुल्फी, स्वादिष्ट स्वादिष्ट बढ़िया से कुल्फी, अनोखे अनोखे प्रकार की और किफायती दाम की कुल्फी, कुल्फी ले लो कुल्फी। अरे ओ सुमनिया, जरा ऊ दुकान पर नजर फेर दो। ऐसा लागत है जैसे कि ऊ दुकानिया में अब मुफ्त का लड्डू पेड़ा बट रहा है। ऊ एक कुल्फी की दुकान ही लागत है। अरे हाँ रे चमनिया, ये दुकान में तो बहुत बच्चे कुल्फी लेने आए हैं, लेकिन हमका किसी से कम है का चमनिया? अब देख तू हमार जादू, चल। सुमन और चमन दोनों के इरादे बहुत डरावने होते हैं। दोनों अपने घर जाकर कुल्फियों को अच्छी तरह से बनाते हैं और फिर बाजार में वो उन्हें सुधीर के दाम से भी कम सस्ते दाम में बेचते हैं। अब देखना, वो कुल्फी वाले से भी कम दाम में कुल्फी बेचकर सारे ग्राहक हमारे पास ही आएंगे, बिल्कुल किसी चुंबक की तरह। कारी चमनिया, है ना तेरी बहिनिया एकदम होशियार? हाँ सुमनिया, तोरा तो कौनो जवाब ही नहीं रे, तू तो एकदम लल्लन टाप है। सुमन और चमन अगले दिन से ही गांव में सुधीर के कुल्फी शॉप के ठीक सामने कुल्फी बेचने लगती हैं, और वो भी बहुत ही सस्ते दाम में। कुल्फी ले लो कुल्फी, केवल 2 ही रुपए की कुल्फी। बच्चा लोगन, इस सुनहरा चानस को मिस मत करना। आओ आओ, मस्त मस्त डिंग चैक और मजेदार कुल्फी खाओ। चमनिया और सुमनिया की कुल्फी, टिंग टिंग टिडिंग। वाओ, सिर्फ 2 रुपए की कुल्फी, वो भी इतनी टेस्टी लग रही है। चल पिंकू, हम तो उन दीदियों की कुल्फी खाएंगे। हाँ यार, यहाँ जितने पैसे में हम 1 कुल्फी खा रहे हैं, वहाँ उतने ही पैसों में हम 3 से 4 कुल्फी खा सकेंगे। हाँ अरे बच्चों, लेकिन मेरी बात तो सुनो। सभी बच्चे सुधीर की कुल्फी शॉप को छोड़कर सुमन और चमन के पास कुल्फी खरीदने चले जाते हैं। आते भी क्यों ना, जब सस्ते में कुल्फी मिल रही हो तो बच्चे तो उसी को खाने जाएंगे। चमन और सुमन दोनों 2 हफ्तों तक सस्ते दाम में कुल्फी बेचकर बहुत पैसे कमा लेती हैं। लेकिन एक दिन सुधीर को उन दोनों पर शक होता है।
ये चमन और सुमन की कुल्फियों में जरूर कुछ तो गड़बड़ है, वरना 2 रुपए में कुल्फी बेचकर इन्हें क्या मुनाफा होता होगा। कुछ तो बात है जिसकी जांच पड़ताल तो मुझे करनी होगी। मैं आज इन दोनों के घर पर इनका पीछा करूंगा और तभी मुझे इनके इस सस्ते कुल्फी बेचने के पीछे का राज पता चल जाएगा। सुधीर उस शाम चमन और सुमन का पीछा करता है और जब वो उनकी खिड़की से झांकता है तभी उसे पता चलता है कि वो गंदे कीड़े वाली कुल्फी बनाकर बेच रही हैं और बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। वो भयावह दृश्य देखकर सुधीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या? इसका मतलब ये है कि ये दोनों लालची बहनें नन्हे मासूम बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। ये जहरीले कीड़े वाली कुल्फियां बेचकर। नहीं, मुझे इनकी असलियत पूरे गांव के सामने लानी होगी। हाँ। सुधीर आगे बढ़ पाता तभी उतने में चमन रस्सी से उसके पांव को खींचती है और उसे अपने घर में ले लेती है। वो दोनों बहनें उसे रस्सी से बांध लेती हैं और उस पर हंसने लगती हैं। का रे बाबूचक, तोरा को का लगा? तू गांव वालों को हम दोनों की सच्चाई इतनी आसानी से बताए देगा रे? अरे थोड़ा ड्रामा, थोड़ा ट्विस्ट तो होना ही चाहिए ना जिंदगी में। और लल्लू कुल्फी वाले, अपनी कानपुर लाइन को ठीक से खोलकर सुन ले। तू हम दोनों बहनियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकत है। बोलू काहे? क्योंकि जो पाउडर हमने बच्चा लोगों की कुल्फी में मिलाया था ना, उससे ना सिर्फ उनकी तबीयत खराब होगी बल्कि उन लोगों की याददाश्त भी 2 हफ्ते पीछे चली जाएगी। इसीलिए हम दोनों बहनियां हर एक गांव में जाकर यही करते हैं और 2 हफ्ता रुक कर भाग जाते हैं। और अब हमारे भागने का वक्त आ गया है। दोनों बहनें भाग जाती हैं और जाते समय ही वो सुधीर को रस्सी से आजाद करती हैं। सुधीर उनके पीछे भागता है लेकिन वो कहीं गायब हो जाती हैं। बच्चों की याददाश्त चली जाती है और उन्हें 2 हफ्ते में क्या हुआ कुछ याद नहीं रहता और वो अपने माता पिता को यही कहते हैं कि उन्होंने सुधीर की कुल्फी शॉप से कुल्फी खाई है, क्योंकि उन्हें सिर्फ 2 हफ्ते पहले का सब कुछ याद होता है। उन सभी बच्चों के माता पिता लकड़ी और पत्थर लेकर सुधीर के पास आते हैं और उसे खूब मारते हैं। सारा इल्जाम बेचारे सुधीर पर ही आ जाता है और उसे गांव से बाहर फेंक दिया जाता है। ये सब क्या हो गया? नहीं, मैं बेकसूर हूं, मुझे अपने लिए लड़ना ही होगा। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैंने नहीं बल्कि उन दोनों लालची बहनों ने मिलावट की थी कुल्फियों में। लेकिन अब मैं उन दोनों के सच को सबके सामने लाऊं तो कैसे लाऊं? तभी सुधीर को उन दोनों बहनों की एक बात याद आ जाती है। हाँ, याद आया। उन दोनों बहनों ने कहा था कि वो दोनों हर 2 हफ्तों में गांव बदलती ही रहती हैं और वो मिलावट वाली कुल्फियां बेचकर 2 हफ्तों में उस गांव से भाग जाती हैं, ताकि जब तक उन जानलेवा कुल्फियों का असर बच्चों पर हो तब तक वो दोनों उस गांव से रफू चक्कर हो चुकी होंगी। इसका मतलब अभी भी वो हमारे गांव के बाद किसी और गांव में होंगी। सुधीर अपने आसपास के सारे गांव में चमन और सुमन को ढूंढता है। 3 दिन बाद वो उन्हें गांव में दिखती हैं। सुधीर उनके पास एक फूड इंस्पेक्टर और उनकी टीम को लेकर जाता है और उनकी कुल्फियों की टेस्टिंग करने के बाद पता चलता है कि उनमें मिलावट की गई है। चमन और सुमन दोनों अपने गुनाह को कबूल कर लेते हैं और फिर उन दोनों को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। धारनपुर के गांववासियों को फिर से सुधीर पर भरोसा हो जाता है और वो फिर से अपनी कुल्फी शॉप खोलकर कुल्फियां बेचने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।